जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स। पॉलिटी की एनसीईआरटी कंटिन्यू करते हुए आज हम अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी की महामैराथन देखेंगे, जिसमें आज हम इसके सभी चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे और ये चैप्टर हम अपने नोट से पढ़ेंगे, जिससे हमारा टाइम ज्यादा बच सके और अपने साथ ही नोट्स बन जाए और साथ साथ ही हमारा रिवीजन हो सके। और आपसे उम्मीद है कि आपने एक बार एनसीईआरटी जरूर पढ़ी हो, क्योंकि एक बार रीडिंग आपको लगानी जरूरी है, जिससे आपको पता चल सके कि एनसीईआरटी आखिर कहना क्या चाहती है। ठीक है, और बाकी जितने भी इंपोर्टेंट हमारे पॉइंट होंगे वो हम अपने नोट्स में देख लेंगे और ये नोट्स आपको टेलीग्राम पर 12th की एनसीईआरटी होने के बाद मिल जाएंगे। और एक बार प्ले लिस्ट में जरूर जाना, वहां आपको हिस्ट्री की एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी और इकोनॉमी की या पॉलिटी की या फिर अपना सिलेबस हो तो वो सभी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, तो प्ले लिस्ट में जरूर जाना। अब बात कर लेते हैं अपनी 9th क्लास की एनसीईआरटी की। ठीक है, और यदि आप नए आए हो तो प्ले लिस्ट में पहली वाली क्लासेस भी देख लेना, क्योंकि वो ज्यादा इंपोर्टेंट हो जाती है शुरू से शुरू करने में। तो 9th क्लास की हमें आज अपनी एनसीईआरटी पढ़नी है और साथ ही अपनी खत्म भी करनी है पढ़कर और नोट्स भी बनाने हैं। ठीक है, और बड़े अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, कोशिश करेंगे कम टाइम में अपनी एनसीईआरटी कंप्लीट कर दी जाए। ठीक है, और आपने और कहीं देखा होगा कि इन किताबों को ही 4-4 घंटे 5-5 घंटे में पढ़ाने से लगे रहते हैं, जो कि अपना इतना काम का होता नहीं है। टू द पॉइंट पढ़ना होता है, सिलेबस पता हो ये सब। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर पढ़ने। पहला, लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। दूसरा, संविधान का निर्माण, और फिर चुनावी राजनीति, और फिर संस्थाओं का कामकाज, फिर है लोकतांत्रिक अधिकार क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये सभी चैप्टर हमें अपने पढ़ने एक एक। ओके, और तो चलो देख लेते हैं। अपना पहला चैप्टर नंबर आ जाता है हमारा लोकतंत्र क्या है और लोकतंत्र क्यों जरूरी है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो पहला पॉइंट, लोकतंत्र क्या है। तो ये डेफिनेशन याद रखनी है बस आपको। ठीक है, इधर उधर सब भूल जाओ। लोकतंत्र शासन का एक ऐसा रूप है जिसमें शासकों का चुनाव लोग करते हैं, या फिर लोकतंत्र की एक और परिभाषा, जनता का जनता के द्वारा शासन। ठीक है, तो जनता कौन होगी, जो भी आम लोग, और उनके द्वारा शासन कैसे, क्योंकि अपने प्रतिनिधि चुन के भेज रहे हैं, वे कानून बना रहे हैं, और किसके लिए बना रहे हैं, जनता के लिए। ठीक है, तो लोकतंत्र ये है। ठीक है, बस और थोड़ा सा और समझ लेते हैं। राजतंत्र वो होता है जहां राजा या सारा कामकाज करते हैं, जैसे कि प्राचीन काल मध्य काल में ये सब राजा के तंत्र पढ़े थे हमने। राजा ही सब होते हैं, न्यायपालिका ही राजा होते हैं, कार्यपालिका भी राजा ही। ठीक है, कानून भी राजा ही बनाते हैं। बट लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता, सब अपना अलग अलग कार्य करते हैं। लोकतंत्र समझ लिया। अब आते हैं हमें लोकतंत्र की विशेषता क्या क्या होती है। अगर किसी देश में लोकतंत्र होगा तो हम वहां किस किस चीज की कामना कर सकते हैं कि वहां ये चीज तो जरूर होंगी। जैसे कि पहला पॉइंट, एक वोट एक मूल्य, यानी कि एक वोट का एक ही वो होगा। ठीक है, शासकों को चुनने व सत्ता से हटाने का अधिकार होता है। निर्वाचित नेताओं द्वारा प्रमुख निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव प्रतियोगिता हो सकती है। कानून का शासन और अधिकारों का सम्मान यहाँ होगा ही। ठीक है, लोकतंत्र में। फिर गैर लोकतंत्र कौन कौन से, इनके उदाहरण देखते हैं। जैसे कि म्यांमार में। ठीक है, तो म्यांमार में सेना देश पर नियंत्रण करती है, यानी कि सेना के द्वारा ही देश चलता है। लोगों का अपना प्रतिनिधि नहीं चुन सकते, लोग अपने आप नहीं चुन सकते। ठीक है, फिर पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ 1919 में सेना का नेतृत्व किया और फिर लोकतंत्र समाप्त कर दिया और पाकिस्तान का शासन अपने हाथ में ले लिया। ठीक है, फिर है सऊदी अरब में प्रतिनिधि शाही परिवार से यहाँ होते हैं और राज्य परिवार का ही वारिस शासन चलाएगा। ठीक है, या फिर शासक बनेगा। ठीक है, तो गैर लोकतंत्र के ये उदाहरण थे और फिर लोकतंत्र की ये विशेषता। अब थोड़ी ये तो हमने देख ली एनसीईआरटी के तौर पर। ठीक है, अब थोड़ी बात कर लो प्रैक्टिकल लाइफ की, रियल लाइफ की। तो किताब में लिखी हुई चीजें। ठीक है, अब आप एक बात बताओ कि कोई देश है, ठीक है, वहां चुनाव वगैरह दूर से दिखाने के लिए तो सब चीज होती है। ठीक है, बट वहां जबरदस्ती लोगों पर जा जाकर मोहर लगवाई जाती है। ठीक है, डरा धमका कर, जैसे भी है कि वोट आप इसे दो। दूर से तो दिख रहा है कि हाँ ये सब लोकतंत्र है और लोकतंत्र यहाँ अच्छे ढंग से चल रहा है। तो क्या आप बताओ वो लोकतंत्र है? तो वास्तव में वो डेमोक्रेसी नहीं है बिल्कुल भी। आपने भी भारत में कुछ कुछ जगह देखा होगा कि मतलब जबरदस्ती लोगों के द्वारा वोट डलवाए जा सकते हैं। ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी का अपमान होता है
तो उस चीज को लेकर सरकार को कदम उठाने चाहिए, ठीक है। और हालांकि जब आप IAS IPS ऑफिसर बनोगे तो आप भी विशेष इस चीज का ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसलिए यूपीएससी एस्पिरेंट को इतना सारा सिलेबस और इतनी सारी सभी विषयों की गहन जानकारी अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हम लोकतंत्रिक क्यों, आखिर हमने मतलब, और ये पॉइंट ना आपका मेंस में इतना अच्छा आएगा, अगर मेंस में क्वेश्चन आ गया ना तो मतलब बड़े ढंग से लिख सकते हैं ऐसी डायग्राम बना के कि लोकतंत्रिक क्यों, अगर क्वेश्चन में आ जाए कि आखिर शासन के लिए लोकतंत्रिक क्यों, ठीक है। तो ऐसे अगर हम इसके बारे में सीधा सीधा लिख देंगे लोकतंत्र ये वो अच्छा होता है, ठीक है, सबका भला होता है, तो इतना अच्छा नहीं रहेगा, ठीक है। इसके हमें थोड़े नेगेटिव भी लिख देंगे ना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो पहला पक्ष क्या है, लोकतंत्र में पक्ष है, ठीक है, मतलब लोकतंत्र सही बताया है। तो क्या क्या है, सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति विशेषताएं लोकतंत्र में होती हैं, ठीक है। ज्यादा जवाबदेह शासन वाला रूप होता है, कानून के लिए व्यापक बहस चर्चा होती है, ठीक है, निर्णय की गुणवत्ता बढ़ जाती है जिसके कारण। फिर सभी धर्मों के अनुयायी का सम्मान होता है, नागरिक आंदोलन यहाँ कर सकते हैं, और कुछ केस स्टडी दे रखी है इससे ही धर्म लोकतंत्र के पक्ष में, ठीक है। तो क्या है, चीन में 1958 से 61 में अकाल पड़ा, आर्थिक स्थिति बिगड़ गई, ठीक है, अकाल भुखमरी हो गई क्योंकि सरकार की आलोचना के लिए स्वतंत्र मीडिया नहीं थी, ठीक है, और विपक्षी दल भी नहीं था। इससे ये बात साफ होगी, एक लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया और विपक्षी दल होना जरूरी है, ठीक है। अब चीन में क्या हुआ, नहीं तो मीडिया सही काम कर रही थी और विपक्षी दल भी नहीं कर रहे, तो सरकार अपनी मनमानी करती रही, ठीक है। तो ये तो हो गए पॉजिटिव पक्ष, और ये एग्जाम्पल ना मेंस में लिखो तो कितना अच्छा रहेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लोकतंत्र के पक्ष में तर्क क्या क्या है, तो वे देख लेते हैं। तो अस्थिरता पैदा होती है, हर 5 साल में चुनाव सरकार अपनी जेब में भरने से लगी रहती है। तो अस्थिरता का क्या मतलब है कि भाई हर सरकार 5 साल रहती है, ये सरकार 5 साल के लिए फिर दूसरी आएगी, तो अस्थिरता बड़ी रहती है ना। कभी कभी क्या होता है कि मान के चलो 20 साल हो गए और हमें 4 बार मौका मिला सरकार बदलने का, और चारों बारों में हमें मान के चलो भ्रष्ट सरकार आ गई, तो वो सरकार क्या करेगी, वो तो भाई अपनी जेब वगैरह भरने में ध्यान देगी, तो देश में कितनी चीजें बिगड़ जाएंगी। और मान के चलते हैं फिर 5वीं बार में अच्छी सरकार आ जाए, तो वो सरकार आगे विकास तो जब करेगी, वो तो अपना पीछे का ही भरने में लगी होगी, मतलब जो भी 20 साल में जो भी बाकी सरकारों ने चीजें बिगाड़ दी उन्हें ढंग से करने में लगी होगी, आगे का विकास कब होगा देश का। तो लोकतंत्र में ये एक बहुत बड़ा वो होता है विवाद, ठीक है। फिर है राजनीतिक प्रतिस्पर्धा और सत्ता का खेल, ठीक है। तो इसमें ये सब होता है, निर्णय लेने में देरी होती है, जबकि राजा के यहाँ जाओ तो राजा सेकंड में निर्णय सुना देते हैं, हालांकि वो गलत हो या सही हो उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर है जनहित में ज्ञान की कमी के कारण गलत निर्णय भी हो जाता है, और निर्णय लेने में तो देरी तो होती है, ठीक है। और फिर लोकतंत्र चुनाव प्रतिस्पर्धा भ्रष्टाचार लगता है, ठीक है, जो कि चुनाव वगैरह होते हैं यहाँ तो भ्रष्टाचार ये सब होता ही है, किसी विशेष समुदायों को या ये सब चलता है, ठीक है। तो लोकतंत्र के कुछ तर्क भी होते हैं, ठीक है। तो आप मेंस में आ जाता है तो आप बिल्कुल ऐसा ही लिख के आए तो नंबर काफी ज्यादा अच्छे आएंगे, ठीक है। तो ये हो गया अपना चैप्टर नंबर 1। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर, जिसका नाम है संविधान निर्माण, ठीक है। तो आपको याद होगा कि हमने NCERT 7 में पढ़ा था संविधान, अब यहाँ निर्माण, तो यानी कि संविधान निर्माण क्यों, संविधान क्यों चाहिए, ये उस टाइप का है, ठीक है। तो यहाँ देख लेते पॉइंट। दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र संविधान ये कैसे बना और क्यों बना, ठीक है। तो रंग भेद, नस्ल भेदभाव अफ्रीका में गोरे यूरोपीय लोगों के द्वारा यहाँ होता था, ठीक है, क्योंकि अफ्रीका भी गुलाम रहा था, और अफ्रीका में जो ये यूरोप के लोग थे यहाँ अफ्रीका के लोगों को साथ भेदभाव करते थे, ठीक है। अफ्रीकी अश्वेत लोगों को वोट देने का अधिकार भी नहीं था। फिर जो कि आपने इनका नाम कई बार सुना होगा, नेल्सन मंडेला ने आवाज उठाई 1950 में, ठीक है।
और 1954 में अफ्रीका में नया लोकतांत्रिक देश बन गया। ठीक है, और फिर इसी में यही लिखा है कि संविधान की आवश्यकता क्यों है। तो आप लिख सकते हो इसमें कि जैसे कि एग्जाम्पल दे सकते हो कि दक्षिण अफ्रीका मिली जुली सरकार, ठीक है, जिसमें गोरे का सिद्धांत, लोकतंत्र पद्धति, एक व्यक्ति एक वोट, तो ये सब मतलब संविधान बनाकर ये सब हमें अधिकार मिल सकते हैं। ठीक है, फिर लोगों के बीच भरोसा और सहयोग, विकास हो सकता है। सरकार का गठन कैसे कार्य करेगी, ये सब हो सकता है। सरकार के अधिकारों की सीमा और यह निर्णय बताता है कि आम नागरिक के क्या क्या अधिकार हैं। ठीक है, तो संविधान ही तो बताएगा सरकार के क्या कार्य हैं, आम नागरिक के क्या अधिकार हैं। फिर है कि संविधान सर्वोच्च कानून है। संविधान नागरिक के बीच संबंध व सरकार और लोगों के बीच संबंध बनाए रखता है। ठीक है, संविधान से रिलेटेड आए तो आप ये लाइन लिख सकते हो। अब फिर एक पॉइंट आ जाता है कि जिन देशों का संविधान है जरूरी नहीं कि वे लोकतंत्र हैं। तो मतलब समझना कि मान के चलो संविधान हर देश में हो सकता है अपना अपना, ठीक है, बट जरूरी थोड़ी लोकतंत्र है। मान के चलो कोई राज्य आया तो वो भी कहता है कि हमारे यहाँ जो भी कार्य होता है संविधान से होता है, बट देखा जाए तो वो लोकतंत्र थोड़ी है, वो तो राजतंत्र है। तो यही होता है। ठीक है, बट जहां डेमोक्रेसी है वहां बहुत ज्यादा चांसेस होंगे कि संविधान होगा ही। अब देखते हैं भारतीय संविधान का निर्माण। ठीक है, तो जैसे कि इसमें भी 2 पॉइंट दे रखे हैं, जैसे परिस्थितियां। ठीक है, तो क्यों हुआ निर्माण, तो कुछ तो स्थितियां रही ऐसी जिससे हिंसा, दंगे ये सब हुए उनके कारण, और फिर है इसमें संविधान का निर्माण का रास्ता, जिसके कारण दंगे वगैरह ये सब हुए, लोगों को मांग उठने लगी कि हमें संविधान की आवश्यकता है, तो फिर ये संविधान बनाना पड़ा। ठीक है, तो फिर जिसमें 1928 में मोतीलाल नेहरू ने संविधान की रूपरेखा तैयार की। दूसरे पॉइंट में 1931 में कराची अधिवेशन भारतीय कांग्रेस पार्टी अनौपचारिक रूप से संविधान रूपरेखा तैयार करती है, जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मत अधिकार, स्वतंत्र समानता, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा। ठीक है, तो इन्होंने कुछ अपनी रूपरेखा तैयार करी कि संविधान में ये चीज होंगी। फिर उसी के नीचे ये तीनों पॉइंट भी जुड़े हुए इससे ही। तो भारत में 1937 में प्रादेशिक असेंबली चुनाव हुए और 1935 का शासन अधिनियम 70% भाग संविधान में ही मिला लिया गया, जो 1935 अधिनियम था। ठीक है, और फिर चौथा पॉइंट है इसमें फ्रांसीसी क्रांति के आदर्शों ब्रिटेन की संसद लोकतंत्र से लिया गया और ये जो मूल अधिकार थे ये अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अब है इसमें संविधान सभा। तो इसमें जैसे चुने हुए जनप्रतिनिधियों ने संविधान निर्माण का कार्य करा और संविधान सभा में चुनाव ये कैबिनेट मिशन पर आधारित थे। जुलाई 1946 में चुनाव हुए, पहली बैठक दिसंबर 1946 में और पारित 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, और लागू कब हुआ संविधान, तो 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, और ये 3 वर्ष समय तक बैठक हुई, जिनमें टोटल 1114 बैठकें हुई। ठीक है, सभी चर्चाएं रिकॉर्ड की जाती थी ये, ठीक है, जितनी भी होती थी। और सदस्य इसमें कैसे थे, एक तो अप्रत्यक्ष और देशी रियायत थे। ठीक है, अप्रत्यक्ष वे सदस्य थे जो चुने गए थे और देशी रियायतों से मनोनीत किए गए थे। ठीक है, संविधान उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द संशोधन 1976 द्वारा संविधान उद्देशिका में जोड़ा गया। ठीक है, ये समाजवादी और पंथ निरपेक्ष ये शब्द जोड़ा गया था 1976वें संविधान संशोधन में। ठीक है, तो इसी के साथ ही आपका चैप्टर नंबर 2 समाप्त हो गया। अब आ जाते हैं चैप्टर नंबर 3 पर, चुनावी राजनीति। अब जब हमने अपने पहले क्या समझा, हमने संविधान को ये सब समझ लिया। ठीक है, लोकतंत्र ये सब हमने समझ लिया। अब इन सब को बनाए रखने के लिए चुनाव भी होने चाहिए, तो अब चैप्टर आ जाता है चुनाव का ही। ठीक है, तो चुनाव की जरूरत क्यों है, तो चुनाव की जरूरत क्यों है, तो चुनाव लोगों के सरकार के कार्यकाज का फैसला करने का अवसर देता है। मतलब चुनाव क्या, मान के चलो सरकार ने 5 साल तक जो कार्य करा,
तो चुनाव ही वो चीज है जो सरकार को बताएगी कि तुमने अच्छा कार्य किया है तो सरकार तुम्हारी बनेगी, अच्छा कार्य नहीं किया तो सरकार नहीं बनेगी। ठीक है, तो ये सरकार को दिया जाने वाला एक अवसर होता है। ठीक है, सरकार को चुनने व हटाने के लिए चुनाव ये सब जरूरी होते हैं। लोग सरकार के पिछले 5 साल तक किए गए कार्य का परिणाम चुनाव के माध्यम से ही देते हैं। ठीक है, फिर आगे पॉइंट इसमें, चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार क्या क्या हैं। ठीक है, उस चुनाव को कैसे लोकतांत्रिक माने। स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव होना चाहिए, यानी कि कोई भी चुनाव लड़ सके। ठीक है, और आराम से निरपेक्ष हो, कोई पक्षपात नहीं हो, सभी को वोट देने का अधिकार, एक वोट एक मूल्य, यानी कि एक आदमी वोट दे और उसका एक ही मूल्य हो। ठीक है, चुनाव का विकल्प उपलब्ध हो, यानी कि सभी चुनाव दे सके, ये नहीं हो कि उस लोगों के चुनाव नहीं देंगे या फिर उस गांव क्षेत्र के चुनाव नहीं होंगे। नियमित अंतराल पर चुनाव हो और फिर इसकी रेख देख भी होती रहे सरकार के द्वारा। ठीक, अब आगे आ जाते हैं हम पॉइंट पर, क्या राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता अच्छी चीज है। इसे हम देख लेते हैं, क्वेश्चन है एक तौर पर। इसके क्या ही नुकसान है, क्या क्या है। एक तो विभिन्न दल एक दूसरे के खिलाफ आरोप लगाते हैं। ठीक है, चुनाव जीतने के लिए तरह तरह के हटकंडे अपनाते हैं, इस कारण समाज के अच्छे लोग राजनीति में आना नहीं चाहते। ठीक है, आपस में करते हैं ना राजनेता लोग, उस पर वो थोप दिया अगर कुछ भी बात हो। फिर दूसरा पॉइंट, राजनेता सत्ता में आएंगे और उन मुद्दों पर कार्य करेंगे जो लोगों के हित में है और फिर सत्ता में आने का अवसर देंगे। ठीक है, तो इसके ये नुकसान थे और इसके फायदे थे। ठीक है, हालांकि देखा जाए, रियलिटी में देखा जाए तो नुकसान ही ज्यादा होता है हकीकत में। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं, हमें लोकतंत्र भी अपनाना है और चुनाव पद्धति भी। ठीक है, तो इससे तो बस यही हो सकता है कि अपना चीजें बेहतर हों जिससे सारा सिस्टम सुधर सके। अब आ जाता हमारा कि चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है, चुनाव कैसे कैसे होता है, वो बड़े ध्यान से आपको समझना है। ठीक है, तो चलो देखते हैं एक एक पॉइंट। तो पहला पॉइंट होता है चुनावी क्षेत्र, यानी कि देश है उसमें अपने क्षेत्र डिवाइड कर देते हैं, वहां चुनाव होने। ठीक है, उसे बोलते हैं चुनावी क्षेत्र। पहला पॉइंट ये। ठीक है, देश को चुनाव के उद्देश्य से कई भागों में बांट दिया जाता है। एग्जाम्पल के लिए लोकसभा, और ये परिसीमन आयोग तय करता है। ठीक है, और फिर दूसरा है कौन सा, आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र। ठीक है, जहां कमजोर वर्ग ST SC निर्वाचन क्षेत्र में यहाँ ये आते हैं। ठीक है, जिसमें 84% SC होते हैं और 47% ST। ठीक है, अब फिर इसमें तीसरा पॉइंट आ जाता है कि मतदान की सूची होती है इसमें। ठीक है, जैसे कि 18 वर्ष से ऊपर के लोग ही वोट दे सकते हैं। तो आपने कभी सोचा 18 वर्ष से ऊपर की वोट क्यों दे सकते हैं, क्योंकि 18 वर्ष एक मैच्योर होने की उम्र होती है। उससे कम का बच्चा नहीं पता उसे भाई किसे वोट देना है किसे नहीं देना। 18 वर्ष से ऊपर उसमें समझदारी आ जाती है, वो चीजों को जान सकता है। बट रियलिटी में देखा जाए तो जो आज का यूथ है वो तो केवल अपना सोशल मीडिया इन चीजों में ज्यादा फंसा हुआ है। उन्हें नहीं फर्क पड़ता कि सरकार कैसे कार्य काम करती है, कुछ नहीं पड़ता। ठीक है, और तो इसका मतलब कहा जाए तो 18 तक भी रियलिटी में मैच्योर पना नहीं आता, बट जो 18 की उम्र है इससे ही हम वोट दे सकते हैं। अब फिर पांचवा पॉइंट आ जाता है चुनावी अभियान। तो इसमें जैसे चुनाव के नारे दिए जाते हैं, जैसे कि कुछ चुनाव जैसे इंदिरा गांधी द्वारा गरीबी हटाओ। ठीक है, फिर JP नारायण द्वारा दिया गया था इंदिरा गांधी के ही अगेन कि लोकतंत्र बचाओ, यानी कि इंदिरा भगाओ लोकतंत्र बचाओ। ठीक है, ये नारे थे। फिर है उम्मीदवार का नामांक। ठीक है, तो मतलब जो भी उम्मीदवार का नामांक होता है, चिन्ह जो भी होता है, ये सब इनमें आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारी चुनाव की हमारी प्रणाली क्या है और कैसे कार्य करती है। ठीक है, अब आ जाता है भारत में चुनाव क्यों लोकतांत्रिक हैं। तो इसके भी कुछ अपने पॉइंट है जो हमें देखने। स्वतंत्र चुनाव आयोग, पहला पॉइंट कि भारत में चुनाव लोकतंत्र तरीके से क्यों है। पहला, चुनाव आयोग, जो हमारा चुनाव आयोग है वो स्वतंत्र है, उस पर किसी का अधिकार नहीं है।
आपने देखा है शॉर्ट्सों में जो कुछ आईएएस ऑफिसर होते हैं जिनके सामने हमारे प्रधानमंत्री खड़े होते हैं और आईएएस ऑफिसर बैठे होते हैं, तो रियलिटी में जो वो आईएएस ऑफिसर होते हैं ना, तो वो चुनाव आयोग में ही जुड़े होते हैं, ठीक है। तो इसलिए प्रधानमंत्री या किसी का भी उन पर दबाव नहीं होता, ठीक है। नोट पॉइंट यहाँ लिखा गया है 1988 से पहले एक सदस्य इसमें था और बाद में बहु सदस्य हो गए, ठीक है। और फिर इसी के नीचे अपने पॉइंट लिखे गए हैं इसमें कि आर्टिकल 324 से 339 तक ये प्रावधान किया गया है कि स्वतंत्र चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष तक का हो सकता है, ठीक है। अभी हम थोड़ा उसे ही देख लेते हैं नीचे तक, ठीक है, आगे देख लेंगे फिर। और इसी में फिर स्वतंत्र चुनाव आयोग के कार्य क्या है? चुनाव निरपेक्ष स्वतंत्र रूप से कराना, न्यायपालिका के समान ये स्वतंत्र होती है, सरकार के प्रति जवाबदेही बिल्कुल नहीं होती, चुनाव की अधिसूचना जारी से नतीजे तक घोषित भी यही करती है, चुनाव संहिता लागू भी यही करवाती है, और चुनाव में सरकारी दुरुपयोग रोकना, ठीक है, इनका कार्य होता है, ठीक है। तो ये था स्वतंत्र चुनाव आयोग, जो कि आपकी एम लक्ष्मी किताब है ना, उनमें काफी डिटेल्स में बात की गई है इनमें, ठीक है। अब आ जाते हैं पॉइंट 2 में, लोगों की भागीदारी। तो चुनाव स्वतंत्र और निरपेक्ष हो जिसमें लोगों की भागीदारी बढ़ सके। अगर लोगों को विश्वास हो कि हाँ अगर ये चुनाव अच्छे तरीके से होते हैं तो सभी लोग चुनाव करने आएंगे। फिर तीसरा पॉइंट क्या है इसमें हमारा, स्वतंत्र और निरपेक्ष चुनाव की चुनौतियां क्या क्या हैं। तो इसमें क्या क्या है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाला उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार को चुनाव मैदान से बाहर कर देता है, ये तो अक्सर ही होता है, आप अपने आसपास देखते होंगे। कुछ पार्टियां उनके रिश्तेदारों को टिकट आसानी से दे देती हैं जो कि उस पार्टी से रिलेटेड हो, ठीक है, भले ही वो गुंडा हो कि कैसा भी हो, कोई उन्हें मतलब नहीं होता, ठीक है। बड़ी पार्टी की तुलना में छोटे दलों को अनेक परेशानियां उठानी पड़ती हैं, ठीक है। तो वही वाली बात है कि भले ही लोकतंत्र कह देने से या फिर लोकतंत्र कायम हो जाने से लोकतंत्र वास्तव में नहीं होते जब तक कि हर बारीकियों पे उस पे काम नहीं किया जा सके, ठीक है। फिर आ जाता है अपना चैप्टर नंबर 4, ठीक है, जिसका क्या नाम है, संस्थाओं का कामकाज, यानी कि वो संस्थाएं, हम इसमें कार्यपालिका न्यायपालिका वो पढ़ेंगे और वो कैसे कामकाज करती हैं, ठीक है। और स्टूडेंट अब तक आप यहाँ तक पहुंचे तो आप समझ गए होंगे कि ये क्लासेस एक तो पहली बात कितनी बेनिफिट होने की, ठीक है, जिससे हम नोट्स भी बनाना सीख रहे होंगे आप, और आपकी एनसीईआरटी भी खत्म हो रही है, समझ में भी ठीक आ रहा होगा आपके। और सबसे अच्छी बात की टाइम ज्यादा हमारा बच रहा है यहाँ, ठीक है। और यही आप क्लासेस एनसीईआरटी कहीं और देख रहे होते हैं तो काफी घंटे घंटे तक क्लास चलती है, ठीक है, वो बात भी बताई जाती है जिनका कोई काम काज इतना नहीं होता, ठीक है। अब आ जाते हैं हम चैप्टर नंबर 4 पर। तो लोकतंत्र में संस्थाओं की जरूरत, तो पहले अपनी संस्थाएं भी देख लेते हैं। तो क्या क्या है इसमें, थोड़ा डायग्राम के तरीके समझो। न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका। न्यायपालिका विवाद वगैरह निपटाए, कार्यपालिका जो कानून को लागू करे, अधिकारी आते हैं इसमें, ठीक है, मंत्री ये सब आते हैं, और विधायिका कानून बनाए, ठीक है। और फिर इसमें पहला पॉइंट आ जाता है अब संसद, ठीक है, एक एक पढ़ेंगे अब हम। तो संसद लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा होती है। आवश्यकता क्या है, लोगों की ओर से सर्वोच्च अधिकार का प्रयोग संसद करती है, ठीक है। और फिर इसमें विधान कानून बनाना ये सब इन्हीं का ही काम होता है, ठीक है। और फिर सार्वजनिक वित्त पर नियंत्रण करना, सरकार पर नियंत्रण ये सब होता है यहाँ, ठीक है। और राष्ट्रीय मामलों पर बहस व चर्चा संसद में ही होती है, ठीक। अब संसद की हम रूपरेखा देख लेते हैं, संसद कैसे बनी होती है। तो इसमें वही लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, ठीक है, 3 से मिलकर बनी होती है। लोकसभा जो कि निम्न सदन होता है, इसमें 543 सदस्य होते हैं और प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। राज्यसभा उच्च सदन होता है, और फिर राज्यों के विधानसभा से भी निर्वाचित लोग होते हैं, ठीक है, जो ये कार्य ये सब करते हैं, ठीक है। फिर राष्ट्रपति तो आप जानते ही हो, ठीक है। अब इसमें कानून कैसे पारित होता है ये भी देख लेते हैं। तो लोकसभा में कोई भी कानून बनेगा वो भेज दिया जाएगा राज्यसभा के पास, राज्यसभा भेज देगा राष्ट्रपति को,
और जिस दिन राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर देंगे वो कानून पारित हो जाता है। फिर आता है आपका राजनीतिक व स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, तो आप थोड़ा देख लेना, ही कार्यपालिका ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब इसे थोड़ा समझ लेते हैं। राजनीतिक में क्या आता है? राजनीतिक में आता है आपके मंत्री। ठीक है, निर्वाचित जो कि इलेक्शन से होते हैं, इलेक्शन के द्वारा ही तो मंत्री ये सब चुने जाते हैं, और 5 वर्ष तक सीमित अवधि के लिए होते हैं, और अस्थायी कार्यपालिका होती है। ठीक है, कार्यपालिका मतलब वही जो कानून लागू करे। ठीक है, और स्थायी कौन कौन से होते हैं? तो इसमें अधिकारी आ जाते हैं, आईएएस आईपीएस, ये सब स्थायी तो होते हैं अपने, जब तक एज रहती है जब तक करते हैं, ये थोड़ी 5 साल बाद चले जाएंगे, और इनकी नियुक्ति की जाती है। ठीक, और स्थायी कार्यपालिका ये होती है। ठीक है, अब आगे पॉइंट जिसमें जैसे प्रधानमंत्री, तो पीएम प्रत्यक्ष रूप से चुने नहीं जाते। ठीक है, तो पीएम की जो भी आती है, जो भी पार्टी बहुमत प्राप्त करती है अपने पीएम को चुनते हैं। पीएम की जो नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, और लोकसभा के बहुमत दल का नेता ये होता है। ठीक है, कार्यकाल निश्चित नहीं होता। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। तो मंत्री परिषद क्या है होती है? ठीक है, तो मंत्री परिषद मंत्रियों द्वारा नियुक्ति होती है। ठीक है, और राष्ट्रपति करते हैं जो कि पीएम की सलाह से ही करेंगे। ठीक है, फिर है मंत्रियों का निकाय, जो कि 60 से 80 तक मंत्री होते हैं इसमें। जैसे पहला कैबिनेट मंत्री, ये महत्वपूर्ण मंत्रालय जिसमें महत्वपूर्ण फसलें ये सब आती हैं, या फिर रेल मंत्रालय ये भी सब आते हैं। ठीक है, और ये कैबिनेट जो मंत्रालय होता है ना, सलाहकार ज्यादा होता है। ठीक है, तो कैबिनेट सचिवालय नौकरशाह इसमें होते हैं, यानी कि नौकरशाह लोग इसमें होते हैं कुछ। ठीक है, फिर आ जाता है स्वतंत्र राज्य मंत्रालय। ठीक है, जो कि अपने राज्य के होते हैं। ठीक, फिर है राज्य मंत्री, जो कि राज्यों के मंत्री होते हैं और कैबिनेट मंत्री से जुड़े मुद्दे कार्य करते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट अब हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री के अधिकार क्या क्या हैं। तो सरकार का प्रमुख पद होता है, कैबिनेट की बैठक अध्यक्षता करता है, और विभिन्न मंत्रालय एवं विभागों के बीच निगरानी करता है। ठीक है, इनका कार्य होता है ये सब, और मंत्रियों को कार्यों का वितरण करना। ठीक है, प्रधानमंत्री व्यक्तिगत प्रभावशाली और जनता पीएम के प्रति प्रभावशाली होते हैं। ठीक है, और गठबंधन सरकार का पीएम स्वतंत्र पूर्वक कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि गठबंधन सरकार उसका भी दबाव रहता है। फिर आ जाते हैं हम राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, ये राज्य का अनौपचारिक प्रमुख होता है। ठीक, ये राज्य वो वाला राज्य है जो रूरल वाला। ठीक है, वो नहीं है जैसे कि उत्तर प्रदेश ये सब राज्य हो गए। ठीक है, चयन इनका जनता द्वारा नहीं होता राष्ट्रपति का। ठीक है, सारी गतिविधियां राष्ट्रपति द्वारा ही होती हैं। ठीक है, नीतिगत फैसले ये सब राष्ट्रपति लेते हैं, सभी प्रमुख भी राष्ट्रपति करते हैं। तीनों सेना के अध्यक्ष राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो यह अब आ जाते हैं न्यायपालिका, वही जो भी कोई कानून तोड़ता है उसे उसका दंड वगैरह देना, या किसी के साथ गलत होता है तो उसको न्याय करना, ये कार्य होता है। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र होती है, ये आर्टिकल 15 में ये लिखा हुआ है। कार्यपालिका और विधायिका के प्रति जवाबदेही नहीं होती। ठीक है, न्यायपालिका स्वतंत्र क्यों? अब वही बात है कि लोकतंत्र के लिए होना चाहिए, निरपेक्ष न्याय के लिए होना चाहिए। ठीक है, अपील के लिए स्वतंत्र ही होना चाहिए। ठीक है, अब इसके 3 स्तर होते हैं, वही केंद्र, राज्य और जिला। ठीक है, न्यायपालिका के। ठीक है, अब आ जाता है चैप्टर नंबर 5, जिसमें लोकतांत्रिक अधिकार क्या क्या है। पहला यही समझ लेते हैं कि अधिकार क्या होते हैं। अधिकार क्या है, तो उसे बड़े ध्यान से समझना। किसी व्यक्ति का अपने, उसमें तीनों चीज आ जाती हैं, नागरिक, लोगों, सरकार का दावा। ठीक है, उचित हो और समाज से स्वीकृत हो। यानी कि अधिकार क्या है, एक तो किसी भी व्यक्ति के लिए सरकार, लोग, ये सब। ठीक है, और वो समाज को भी अच्छा लगे, तो ऐसा दावा करना ही अधिकार कहलाता है। ठीक है, अब वो अधिकार नहीं है कि तुम अधिकार कर रहे हो और जो उसके कारण लोगों को हानि है।
आप तो कहने लगोगे कि मुझे तो हत्या करने का अधिकार है, ठीक है, मुझे अच्छा लगता है, अधिकार है, बट समाज के लिए तो वो अच्छा नहीं है ना, या फिर कानून के हिसाब से वो अधिकार नहीं है, ठीक है। और फिर आगे पॉइंट आ जाता है इसमें कि अधिकार लोगों के वे दावे हैं जिन्हें समाज से स्वीकृति और अदालतों द्वारा मान्यता मिलती हो, ठीक है, उसे ही अधिकार बोलते हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आपका लोकतंत्र में अधिकार की जरूरत क्यों है। तो लोगों का शासन, नागरिक को चुनाव लड़ने व वोट डालने का अधिकार, बहुसंख्यक लोगों अल्पसंख्यक को न्याय दबा सके इसलिए, ठीक है, और सरकार मनमानी कार्य ना कर सके, नागरिक को सुरक्षा, इस कारण लोकतंत्र में अधिकार की जरूरत पड़ती है, ठीक है। फिर आ जाते हैं इस पॉइंट हमारे मौलिक अधिकार। तो ये अमेरिकी संविधान से लिए गए थे और 12 से लेकर 32 आर्टिकल तक ये होती है, ठीक है। देख लेते हैं इनमें, जैसे कि समानता अधिकार 14 से 18 तक आर्टिकल में दिया गया है। संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 में, स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 आर्टिकल तक है ये, ठीक है। और फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि धर्म की स्वतंत्रता 25 से लेकर 28 आर्टिकल में लिखा हुआ है इसके बारे में। और फिर शैक्षिक और संस्कृति अधिकार ये कि 29 से लेकर 30 तक में लिखा हुआ है। और फिर शोषण के खिलाफ अधिकार आर्टिकल 23 से लेकर 24 तक लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपके मौलिक अधिकार होते हैं जो कि ज्यादा जरूरी होती हैं, ठीक है। और यदि इन अधिकारों को नहीं माना जाता है या कोई आपके इन अधिकारों का हनन करता है तो आप कोर्ट में जाकर ये सारी चीजें बता सकते हो, जिससे आपको न्याय मिलेगा, ठीक है। और इसी के साथ ही एस्पिरेंट आपकी एनसीईआरटी भी समाप्त हो जाती है और कल से हम अपनी 10th की स्टार्ट करेंगे। और एस्पिरेंट आपने पढ़ के देखा होगा कि नोट्सों से पढ़ना काफी ज्यादा अच्छा होता है, इसमें हमारा एक तो टाइम बच जाता है और अच्छे से हम पढ़ भी लेते हैं और नोट्स भी बना लेते हैं, ठीक है। और बाकी एनसीईआरटी भी आपकी ऐसे ही कंप्लीट की जाएगी और ये नोट्स आपको जब तक आपकी 12th की एनसीईआरटी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक नहीं मिलेंगे और उसके बाद तुरंत डाल दिए जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।